नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का पुनः दिल की गहराइयों से स्वागत करते हुए हम आपको कोविड-19 के खतरों से पुनः सचेत करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सामाजिक दूरी का पालन करिए, साफ सफाई पे ध्यान दीजिए, हाथों को बार बार धोते रहिए और इसके साथ साथ अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप, आयुष कवच ऐप और एक और ऐप आया हुआ है चिकित्सा सेतु ऐप। चिकित्सा सेतु है, इसे ज़रूर से अपलोड कर लें। ये आपको इन कोविड-19 से होने वाले खतरों के विषय में सचेत करता रहेगा और आपको गाइडलाइन देता रहेगा और हल्की फुल्की परेशानी आने पे हम क्या चिकित्सा, घरेलू चिकित्सा कौन कौन सी कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताता रहेगा। हम अपनी कक्षा पे वापस आते हैं। अगला प्रश्न है, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा। तो दो प्रश्न पूछा है। ताजे दूध का पीएच मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय बना देता है। और बी है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। हम जानते हैं कि जब बेकिंग सोडा का उपयोग जो है अपच में होता है, पेट में अम्लता अधिक हो जाती है, तो बेकिंग सोडा हम लेते हैं पानी में घोल करके और हमारी पेट की अम्लता को, माने इसमें थोड़ा क्षारीयपन होता है। तो जब दूध उसमें बेकिंग सोडा मिला देंगे तो दूध का पीएच मान थोड़ा बढ़ जाएगा, दूध क्षारीय हो जाएगा और जब क्षारीय हो जाएगा तो इसे अम्ल माने दही बनने में क्या होता है, पिछले प्रश्न में आपको पिछली कक्षा में बताया गया था, दूध से दही जब बनती है तो लैक्टिक अम्ल बनता है। तो पीएच मान अधिक रहेगा तो उसे लैक्टिक अम्ल बनने की प्रक्रिया थोड़ी क्या हो जाएगी, मंद पड़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेकिंग सोडा मिलाने पर उसका पीएच मान थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र-रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 1/2H2O। इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इसे आर्द्र-रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। आर्द्र-रोधी बर्तन माने आर्द्र का मतलब होता है नमी। इसका मतलब ये नमी से क्रिया करता है और जब भी ये नमी से क्रिया करता है तो ये ठोस बन जाता है, इसलिए इसे जो है आर्द्र-रोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए। और ये जब नमी से क्रिया करता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये जिप्सम नामक पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। जिससे प्लास्टर आपको या किसी रोगी को लगाया जाता है, इसके बाद पानी लगा करके तुरंत चिकना किया जाता है और थोड़ी ही देर में वो क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है। हड्डी उड्डी की जब चोट लगती है तो ऐसी क्रिया होती है। इसका हम रिएक्शन लिख देते हैं। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये नमी से क्रिया करती है। ये नमी से क्रिया करके ये CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसी को कहा जाता है जिप्सम। तो इसे आर्द्र-रोधी बर्तन में इसलिए रखा जाना चाहिए क्योंकि ये नमी से क्रिया करके
जिप्सम नामक ठोस पदार्थ बना लेता है और ये पाउडर के रूप में होता है। जब ये पाउडर ठोस हो जाएगा तो ये यूजलेस हो जाएगा, इसका कोई प्रयोग नहीं रह जाएगा। इसीलिए जो है यह आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है, ऐसा बर्तन जिसमें नमी प्रवेश न कर सके। आशा आपको समझ में आ गया होगा कि आर्द्ररोधी बर्तन में रखने के पीछे क्या कारण है कि ये ऐसे खुले में रख दिया जाएगा तो ये नमी से क्रिया करके जिप्सम नामक ठोस पदार्थ बना लेता है और ये जो है यूजलेस हो जाता है, जो प्रयोग करने लायक नहीं रह जाता है, इसलिए इसे आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। अगला प्रश्न है उदासीनीकरण की अवक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। ये आपको पढ़ाया गया है। उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन किसे कहते हैं? इसको याद रखिए। अम्ल प्लस क्षार गिव्स आउट लवण प्लस पानी। जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका हमें 2 उदाहरण देना है। एक उदाहरण हम ले लेते हैं, एक अम्ल ले लेते हैं HCl और दूसरा क्षार ले लेते हैं NaOH। HCl का H जो है धन होता है, Cl माइनस होता है, Na प्लस होता है और OH माइनस होता है। तो इसमें उदासीनीकरण की अभिक्रिया में आयनों की अदला बदली होती है। इसका प्लस आयन इसके माइनस से और इसका प्लस इसके माइनस से। तो क्या बनेगा? ये प्लस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा NaCl और ये H प्लस और OH मिलकर के क्या हो गया? H2O। ये लवण हो गया और ये पानी हो गया। दूसरा उदाहरण नाइट्रिक अम्ल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। वही चीज इसमें भी ये H प्लस नाइट्रेट माइनस K प्लस OH माइनस, इसमें बनता है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट क्यों बनता है? इसका प्लस और इसका माइनस प्लस H2O। तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया पूछा जाता है तो हम क्या लिखेंगे? जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। इसके 2 उदाहरण हमने लिख दिए। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। हमारा नोटबुक भी आपके ग्रुप में जाएगा। और इस अध्याय का अंतिम प्रश्न, धावन सोडा और बेकिंग सोडा दोनों के उपयोग, 2 उपयोग हमको बताना है। ये आपको पढ़ाया जा चुका है और आप अपने नोट से लिख लेंगे, हम बता भी देते हैं। धावन सोडा ये कपड़ा धोने के काम में आता है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में इसका प्रयोग होता है। कागज उद्योगों में इसका प्रयोग होता है। और बेकिंग सोडा का उपयोग अपच को दूर करने में, पेट की अम्लता को दूर करने में होता है। पावरोटी बनाने में होता है। जो कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं उसे बनाने में होता है। और आग बुझाने वाले यंत्रों में भी होता है। तो ये आपका दूसरा चैप्टर पूरा का पूरा आज समाप्त हो रहा है। हम अगली कक्षा में पुनः उपस्थित होंगे एक नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।